एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं नितिन सर, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आसान भी है। हम इसको दो पार्ट्स में कवर करेंगे। इस चैप्टर के अंदर आप बहुत कुछ सीखेंगे। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, अगर मुझे पार्टनरशिप करनी हो तो उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है, कंपनी बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, और एक फैमिली जो बरसों से अपना बिजनेस करती आ रही है उसे क्या कहते हैं, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती कैसे है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक दुकान खोलूं तो उसके मुझे क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे, और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास पैसे कम है तो मेरे पास उसे एक्सपेंड करने के कौन कौन से ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मेरे पास पैसे तो बहुत सारे हैं और मैं फिर भी बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूं, तब मैं क्या कर सकता हूं। इसके अलावा पार्टनरशिप के अंदर मेरे पास मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए और मैं उसका पैसा कैसे अरेंज कर सकता हूं, इन सभी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और एक्सपेंड एन एग्जिस्टिंग वन, आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या किसी पुराने को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, एन इंपॉर्टेंट डिसीजन इज टू चूजिंग द टाइप ऑफ बिजनेस। आपको सबसे पहले ये तो पता हो किस टाइप का बिजनेस आपको करना है। तो अगर हम देखें इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 तरीके के बिजनेस हैं। सोल प्रोप्राइटर, ज्वाइंट इन द फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है। यहां पर सोल का मतलब है सिंगल एंड प्रोप्राइटर का मतलब है ओनर। जब एक बिजनेस में एक ही ओनर होता है, hence a sole proprietor is the one who is the only owner of a business. A sole proprietor is a type of business owned and run by one person. एक सोल प्रोप्राइटर वो होता है जो अकेला बिजनेस रन करता है, पैसा भी उसका लगा होता है और मैनेजमेंट भी उसका होता है। दिस पर्सन गेट्स ऑल द प्रॉफिट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिस्क। सारे के सारे प्रॉफिट्स उसके होंगे और अकेला जब पैसा लगाएगा तो रिस्क भी उसके ही होंगे। स्मॉल नेबरहुड स्टेशनरी स्टोर, आप देखिएगा आपके नेबर में जो भी एक छोटी सी स्टेशनरी स्टोर होगी तो नेचुरली वहां पर एक सिंगल पर्सन होगा, या कोई कन्फेक्शनरी स्टोर भी हम ले सकते हैं, सिंगल ओनर होगा, सारा पैसा उसका लगा होगा और प्रॉफिट और लॉस भी उसके होंगे। ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून और स्मॉल रिटेल शॉप्स। अब अगर हम सोल प्रोप्राइटर में की पॉइंट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट आते हैं इसमें ऑनर। ओनली वन पर्सन ओन्स, मैनेज एंड कंट्रोल। एक ही अकेला आदमी है जो उसका मालिक भी होता है, उसे मैनेज भी वो खुद ही करता है और कंट्रोल भी सबका सब खुद ही करता है। मतलब सारी जिम्मेवारी एक ही आदमी पर होती है। द ओनर गेट्स ऑल द प्रॉफिट, जब सारा काम वो खुद करेगा तो नेचुरली प्रॉफिट भी उसके होंगे। एंड रिस्क, द ओनर बियर ऑल द रिस्क, और सारे के सारे रिस्क भी वो ही उठाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, एक बिजनेसमैन है, उसे बहुत बड़ा लॉस होता है, लेकिन उसके बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है उस पूरे लॉस को कवर नहीं कर पाएंगी। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो सोल प्रोप्राइटर है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, वो उसका घर भी हो सकता है, वो फैमिली की ज्वेलरी भी हो सकती है, उन सब को बेचकर बिजनेस के लॉसेस को पूरा करता है। मीन्स जब बिजनेस के लॉस बिजनेस के एसेट से ज्यादा हो जाते हैं तो पर्सनल प्रॉपर्टी से उन सब लॉसेस को पूरा किया जाता है, और इसको हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे चैप्टर में बहुत जगह आएगा। इफ द बिजनेस कैन नॉट पे ऑल इट्स डेट्स, एक बिजनेस है अपने सारे के सारे लॉसेस पूरे नहीं दे सकता, द ऑनर पर्सनली एसेट्स लाइक कार हाउस मे बी यूज टू पे ऑफ द डेट्स। फॉर एग्जाम्पल, XYZ ड्राई क्लीनर इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, इट हैज डेप्ट ऑफ ₹80,000। एक XYZ ड्राई क्लीनर है, इसके ऊपर 80,000 का डेप्ट है, टोटल कर्जा 80,000 रुपए का है, और बिजनेस की जो वर्थ है सिर्फ 60,000 है। मतलब बिजनेस की पूरी एसेट बेचने के बाद भी वो सिर्फ 60,000 ही अरेंज कर पाया। ऊपर का ये जो 20,000 रुपया है, अब ये देना तो है, पैसा डेट तो नहीं कर सकते, जिन लोगों का कर्जा उन्हें तो देना ही पड़ेगा, बैंक से लिया उनको भी देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये जो 20,000 है, ये उस ड्राई क्लीनर का ऑनर अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के पूरा करेगा। सो सोल प्रोप्राइटर इज गुड फॉर स्मॉल बिजनेसेस। सोल प्रोप्राइटर हमेशा छोटे बिजनेसेस के लिए तो बहुत अच्छा है, जिसके अंदर रिस्क कम है और सारा प्रॉफिट ऑनर खुद ले सकता है। स्पेशली व्हेन स्टार्ट आउट, खासकर जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज सिंपल टू सेटअप एंड मैनेज। हाँ, सोल प्रोप्राइटर में ये तो क्वालिटी है कि इसको स्टार्ट करना, इसको मैनेज करना कंपेरेटिवली कंपनी और पार्टनरशिप के बहुत आसान होता है। नाउ द टॉपिक इज फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिएगा, नंबर 1 आता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑफ सोल प्रोप्राइटर। नो सेपरेट लॉ, देयर इज नो सेपरेट लॉ फॉर स्टार्टिंग अ सोल प्रोप्राइटर। मतलब सोल प्रोप्राइटर का अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए कोई सेपरेट एक्ट है ही नहीं।
पार्टनरशिप के अंदर होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनी के अंदर होता है कंपनी एक्ट 1956 या 2013। मगर सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ऐसा कोई सेपरेट एक्ट है ही नहीं। few legal formalities, very few legal formalities are needed to start। बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, वो भी सिर्फ कुछ बिजनेस में। लाइक अगर आप मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं, आपको लाइसेंस लेना है। अदरवाइज आप कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करें, फर्नीचर का करें, तो इनके लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। Easy to close, the business can be shut down easily without many formalities। For example, starting a stationery shop, you can open a small stationery shop without going through a lot of legal step। आप एक स्टेशनरी शॉप ओपन करना चाहते हैं तो बिना किसी लीगल स्टेप के आप इस बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। एज आई स्टेटेड अर्लियर, इसके अंदर अगर आपके बिजनेस के लॉसेस को बिजनेस की एसेट पूरा का पूरा फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो जो डिफरेंस होता है वो सोल प्रोप्राइटर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पूरा करता है। द ऑनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बिजनेस डेट। इफ अ बिजनेस एसेट्स आर नॉट इनफ टू कवर डेट, पर्सनल बिलोंगिंग्स लाइक कार हाउस कैन बी सोल्ड। मतलब अगर आपके बिजनेस की एसेट पूरी पेमेंट नहीं कर सकती है लॉसेस की, तो पर्सनल कार या हाउस को बेच के उन लॉसेस को पूरा करना होगा। सोल रिस्क बेयर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। द सोल प्रोप्राइटर बियर ऑल द रिस्क ऑफ बिजनेस फेलियर अलोन। सपोज करिए एक बिजनेसमैन है, उसने 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए और भगवान न करे उसको लॉस हो गया, तो सारा लॉस वही अकेला बियर करेगा। तो डेफिनेटली अगर इस 10 लाख पर उसको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट्स भी वो ही अकेला एंजॉय करेगा। प्रॉफिट रेसिपिएंट। इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल, द सोल प्रोप्राइटर गेट्स ऑल प्रॉफिट। रनिंग अ ब्यूटी पार्लर, इफ यू own a ब्यूटी पार्लर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लॉसेस। आप एक ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं और अगर उसमें कोई लॉस हो जाता है तो सारा लॉस खुद बियर करना है, और अगर उसके अगेंस्ट कोई प्रॉफिट होता है तो वो सारा प्रॉफिट भी खुद ही इंजॉय किया जाए। कंट्रोल। द सोल प्रोप्राइटर हैज कंप्लीट अथॉरिटी टू रन द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? सारे डिसीजन ये अकेला लेता है। यहां पर इसको डिसीजन लेने के लिए किसी से एडवाइस लेने की भी जरूरत नहीं है और किसी के साथ डिसीजन शेयरिंग की भी जरूरत नहीं। द ऑनर मेक्स ऑल द डिसीजन इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर। सारे के सारे डिसीजन अपने आप लेते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ऑन अ स्मॉल रिटेल शॉप, यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन व्हाट प्रोडक्ट टू सेल। आपकी एक स्मॉल रिटेल शॉप है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा प्रोडक्ट रखना है। हाउ टू अरेंज द शॉप, शॉप को कैसे अरेंज करना है। व्हेन टू ओपन एंड क्लोज, आपको शॉप कब खोलनी है और कब बंद करनी है। क्या गस्टेड हॉलीडे पर शॉप बंद करनी है, क्या वीकेंड्स पर बंद करनी है या उनको खोले रखना है। ये सारे डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज नो सेपरेट एंटिटी। सपोज करिए इफ यू ऑपरेट अ स्मॉल बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर, आप खुद एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। एनी लीगल एक्शन और डेब्ट रिलेटेड टू द बिजनेस आर कंसिडर योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके बिजनेस पर कोई भी डेब्ट होता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। मतलब लॉ की निगाहों में, कानून की निगाहों में आपका बिजनेस और आप अलग अलग नहीं है। द बिजनेस एंड यू आर सीन एज वन एंटिटी बाय द लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग आप और बिजनेस एक एंटिटी। द लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द सोल प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस। लॉ की निगाहों में ऑनर और बिजनेस अलग अलग नहीं है। द ऑनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं और बिजनेस की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उन सब के लिए सोल ट्रेडर ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटर इज ऑन एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। सोल प्रोप्राइटर जो है एक ही पर्सन कंट्रोल करता है और वही उसको रन करता है, पैसा भी उसी का लगा होता है। इवेंट लाइक डेथ, इलनेस और बैंक्रप्सी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस। और अगर ऑनर की डेथ हो जाए या वो बीमार हो जाए, बैंक्रप्ट हो जाए, तो बिजनेस पर फर्क पड़ जाता है। मतलब डेथ होने पर भी बिजनेस बंद हो जाएगा, बैंक्रप्सी होने पर भी बिजनेस बंद हो जाएगा और इल होने पर भी बिजनेस बंद हो जाएगा। तो किसी भी केस से सोल प्रोप्राइटर कंटिन्यूटी नहीं कर पाएगा। These events can lead to the closure of the business, और इन इवेंट से बिजनेस भी बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सोल प्रोप्राइटर की कॉन्टिन्यूटी परमानेंट नहीं होती, ये सिर्फ ऑनर पे डिपेंड करती है। ऑनर फिट है, ऑनर के डिसीजन ठीक है, ऑनर लॉस में नहीं है, तो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। If the sole owner of a bakery falls seriously ill or faces bankruptcy, the bakery may have to close। यहाँ पर ये बेकरी के ऑनर हैं, ये बीमार पड़ जाते हैं तो डेफिनेटली इनकी बेकरी बंद
हो जाएगी। नाउ द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, क्विक डिसीजन मेकिंग। सिंगल ऑनर है, खुद का पैसा है, सारे डिसीजन वो खुद ले सकता है। एज द सोल ऑनर यू कैन मेक बिजनेस डिसीजन क्विकली विदाउट नीडिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर। आप सोल ऑनर हैं, सारे डिसीजन आप खुद लेंगे बिना किसी के अप्रूवल के, मतलब बिना किसी की सलाह के आप सारे के सारे डिसीजन खुद ले सकते हैं। If you own a small clothing store, you can decide to offer a special discount on new arrivals. आपकी एक कपड़े की दुकान है, आप खुद सोचते हैं कि कस्टमर जो है उन्हें कब आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है, कब आपको विंटर की सेल लगानी है, कब समर फेस्टिवल सेल लगानी है, ये सारे डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, सोल डिसीजन मेकिंग अलाउज यू टू कीप बिजनेस इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। आप सोल प्रोप्राइटर हैं, आपके सारे बिजनेस के अकाउंट्स आपके हैं, सारे रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हैं, सारे डिसीजन आपके मन में होते हैं, तो सब कुछ आप अपने पास कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। रनिंग अ कंसल्टेंसी फर्म यू कैन मेंटेन प्रिवेसी अबाउट क्लाइंट डिटेल। सपोज करिए आप एक कंसल्टेंसी फर्म चला रहे हैं, तो जितने भी आपके पास क्लाइंट्स हैं आप उनकी सारी डिटेल अपने पास रख सकते हैं बिना किसी को डिस्क्लोज करे, मतलब आप अपने बिजनेस में पूरी प्रिवेसी मेंटेन कर सकते हैं। सेम, आप एक सोल ट्रेडर हैं, आप देखिएगा आपके सिटी के अंदर जितने भी सोल ट्रेडर हैं, इनमें से किसी भी सोल ट्रेडर के अकाउंट्स कभी भी पब्लिश होते ही नहीं है। हमें कभी नहीं पता लगता किस सोल ट्रेडर ने कितना प्रॉफिट अर्न करा या उसको कितना लॉस हुआ। तो यहां पर सोल ट्रेडर का पूरा बिजनेस कॉन्फिडेंशियल रहता है। नाउ द थर्ड इज डायरेक्ट इंसेंटिव, फुल प्रॉफिट ओनर, यू डायरेक्टली एंजॉय ऑल द प्रॉफिट्स। बीइंग सोल ट्रेडर, सारे के सारे प्रॉफिट्स आपके होंगे अर्न फ्रॉम योर बिजनेस। ऑपरेटिंग अ फ्रीलांस फोटोग्राफी बिजनेस, आप एक कोई फ्रीलांस फोटोग्राफी बिजनेस करें तो डेफिनेटली उस बिजनेस के अंदर जितना प्रॉफिट होगा आपका होगा, सारे डिसीजन आपके होंगे, तो डेफिनेटली लॉसेस भी आप ही के होंगे। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो एक सेल्फ मेड पर्सन होता है उसके अंदर ये फील तो होती है कि मैंने अपने बेस पर सब कुछ जनरेट किया। बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिजनेस सक्सेस गिव यू अ डीप सेंस ऑफ अचीवमेंट। जब आप अपना बिजनेस खुद एस्टेब्लिश करते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसमें सक्सेस हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अचीवमेंट तो फील होता है। मैनेजिंग अ लोकल बेकरी, एवरी सेटिस्फाइड कस्टमर एंड पॉजिटिव रिव्यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आप एक लोकल बेकरी चला रहे हैं, आपके कस्टमर्स आपको बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक अचीवमेंट तो फील होगा, एंड दिस इज सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसको मैंने पहले ही बताया है। स्टार्टिंग एंड एंडिंग योर बिजनेस इन्वॉल्व फ्यू लीगल स्टेप्स, और ये भी किसी किसी बिजनेस में, हर एक में नहीं होता। मैंने बताया था अभी मेडिकल के अंदर आपको लाइसेंस चाहिए, लेकिन अगर आप कपड़े की शॉप करना चाहते हैं, अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। देखिए हमने सोल प्रोप्राइटर की अभी बहुत मीठी मीठी बातें करी, उसके मेरिट्स के बारे में देखा, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई सोल प्रोप्राइटर तो बहुत ही बढ़िया है, हमें फ्यूचर में यही बिजनेस करना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, जिसे हम लोग लिमिटेशंस कहते हैं। तो पहला ड्रॉबैक है लिमिटेड रिसोर्सेस। सोल प्रोप्राइटर रिलाई मेनली ऑन पर्सनल सेविंग। सोल प्रोप्राइटर सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल सेविंग से बिजनेस करते हैं एंड बोरो फ्रॉम बिजनेस कैपिटल, और उनको बोरिंग्स भी बहुत ज्यादा नहीं मिलती। स्टार्टिंग अ स्मॉल बेकरी, यू मे फाइंड इट चैलेंजिंग टू एक्सपेंड ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू लार्ज लोन्स। अब हुआ क्या, आपकी तो एक बेकरी है, आप चाहते हैं कि इस बेकरी की बहुत सारी फ्रेंचाइजी में बनाओ, लेकिन आपको लोन मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपको जो लोन बैंक से सैंक्शन हो रहा है बहुत छोटी अमाउंट का सैंक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी किसी भी सोल प्रोप्राइटर में एक लैक्यूना का काम करती है। लिमिटेड बिजनेस लाइफ, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्रोप्राइटर्स लाइफ। अगर ऑनर की डेथ हो जाए बिजनेस बंद, ऑनर बीमार हो जाए बिजनेस बंद, ऑनर बैंकरप्ट हो जाए बिजनेस बंद, तो कहीं ना कहीं बिजनेस की लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगर बिजनेस की एसेट्स पूरी ना हो किसी भी लॉस या डेट को पूरा करने के लिए, तो ऑनर को अपनी पर्सनल एसेट्स का यूज करना पड़ेगा बिजनेस के लॉसेस को पूरा करने के लिए। इसके अंदर हम लोगों ने पहले भी एक ड्राई क्लीनर का एग्जांपल लिया, जिसके अंदर लॉस जो हुआ है वो 80,000 का है, और बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो 60,000 है। तो बीच की डेफिशिएंसी जो है ऑनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पूरा करता है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, sole proprietor handle all managerial tasks like purchasing, finance, often without specialized expertise। देखिएगा आप या तो सीए हो सकते हैं या एमबीए हो सकते हैं। आप एमबीए करके आए,
आप एमबीए इन फाइनेंस है तो आपको फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है, एमबीए इन मार्केटिंग है आपको मार्केटिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है। इसका मतलब आपका स्पेशलाइजेशन किसी एक फील्ड में होगा। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसको तो बहुत सारे फील्ड्स में काम करना पड़ता है। उसको परचेज भी खुद करना है, फाइनेंस भी खुद देखना है, मार्केटिंग भी खुद करनी है। तो नेचुरली हर फील्ड में तो वो एक्सपर्ट हो नहीं सकता। तो इस वजह से यहां पर उसकी मैनेजरियल एबिलिटी बहुत ही लिमिटेड हो जाती है। Managing a boutique, the owner may struggle to balance marketing, finance and customer services without dedicated staff support. यहां पर एक बुटीक की बात करते हैं जो उसका ऑनरों से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है मार्केटिंग करने में, फाइनेंस अरेंज करने में और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में, क्योंकि स्टाफ उसका बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नहीं है और हर फील्ड में ऑनर जो है एक्सपर्ट नहीं है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नाम से पता लग रहा है एक ज्वाइंट फैमिली जिसके सारे के सारे मेंबर्स जो हैं मेल मेंबर्स मिलके एक बिजनेस को रन करते हैं। उसमें दादाजी भी हैं, ताया जी भी हैं, पापा भी हैं, चाचा भी हैं और जनरेशन भी है। सभी के सभी मिलके एक बिजनेस रन करते हैं, दैट इज नोन एज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने आप में यूनिक फॉर्म है, फाउंड ओनली इन इंडिया। ये सिर्फ इंडिया में होता है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस स्ट्रक्चर इन द कंट्री। हमारी कंट्री का ये सबसे पुराना बिजनेस स्ट्रक्चर है एंड इन्वॉल्व मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस बिजनेस के अंदर ज्वाइंट फैमिली के सारे मेंबर्स मिलके काम करते हैं। द बिजनेस इज गवर्न बाय हिंदू लॉ। इसके लिए एक अलग से लॉ बनाया गया, दैट इज हिंदू लॉ एंड इंक्लूड मेंबर्स ऑफ द फैमिली बाय बर्थ। और अगर कोई मेंबर बर्थ लेता है किसी भी फैमिली में तो वो इस बिजनेस का मेंबर बन जाता है। देखिएगा यहां पर इस बेबी ने बोर्न हुआ है और ये बेबी इस बिजनेस में मेंबर बन गया। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अ फैमिली वेयर द ग्रैंडफादर, फादर एंड सन आर इन्वॉल्व इन रनिंग अ फैमिली शॉप। एक बिजनेस है जिसके अंदर ग्रैंडफादर, फादर और सन सारे के सारे एक फैमिली शॉप रन कर रहे हैं। दिस शॉप इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ग्रैंडफादर इज करता, ही इज द एल्डेस्ट मेंबर एंड मैनेजेस द बिजनेस। मतलब बिजनेस में जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है दैट इज करता। करता वो है जो आपके घर का सबसे एल्डेस्ट मेंबर है। सारे बिजनेस के वही डिसीजन लेते हैं और बाकी के सब मेंबर्स को उन्हें फॉलो करना होता है। जैसे इस बिजनेस के अंदर ग्रैंडफादर सबसे बड़ी पोस्ट है हमारी फैमिली में और कर्ता बिजनेस में सबसे बड़ी पोस्ट है। तो यहां पर ही इज द एल्डेस्ट मेंबर। हमारी फैमिली के जो एल्डेस्ट मेंबर हैं ग्रैंडफादर, वो ही बिजनेस में करता है। फादर एंड सन, दे ऑल्सो हैव अ राइट टू द शॉप प्रॉपर्टी एंड हेल्प रन द बिजनेस। फादर और सन का भी बिजनेस में हिस्सा है, उनका भी राइट है बिजनेस की प्रॉपर्टी में और बिजनेस को रन करने में। Now the features of joining the family business. Membership. Membership in the business is based on birth. यहाँ पर membership on birth है। 3 successive generation can become the member of the business. 3 generation हो सकती है, like दादाजी, पापा और बेटा। If the grandfather start the business, his son and grandson can also be the member. दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट करा, अब दादाजी का बेटा और उनका ग्रैंडसन ये तीनों एक बिजनेस में हो सकते हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। द बिजनेस इज मैनेज बाय द हेड ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता। पूरा का पूरा बिजनेस हेड ऑफ द फैमिली कर्ता रन करते हैं। द कर्ता इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। कर्ता पूरी फैमिली के सबसे बड़े मेंबर हैं। यहां पर अगर हम एग्जांपल देखते हैं, ग्रैंडफादर इज द एल्डेस्ट मेंबर। इफ द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली 60 year old, ही बिकम्स द कर्ता। हम सपोज करते हैं यहाँ पे ग्रैंडफादर की 60 year है और वो कर्ता है। Now the third point is ownership. All family members have equal ownership right over the ancestral property. जितने भी फैमिली के मेंबर हैं सबका खानदानी प्रॉपर्टी पर, एंसेस्टर प्रॉपर्टी पर राइट है। दीज मेंबर्स आर कॉल्ड को पार्टनर्स। इफ द फैमिली ओन्स अ पीस ऑफ लैंड, अगर फैमिली के पास कोई पीस ऑफ लैंड है, ऑल मेंबर्स हैव एन इक्वल शेयर इन दैट लैंड। तो सभी मेंबर्स का उसमें इक्वल शेयर है। नाउ द टॉपिक इज पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप हम सबको पता है, दो मेंबर्स का एक कोलैबोरेशन होता है जिसके अंदर दो लोग आपस में मिलके बिजनेस करते हैं। बस इस चीज को हम थोड़ा सा फीचर्स लिमिटेशंस के साथ पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। A partnership is a form of business organization where two or more people agree to run a business. पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है, एक हमारा बिजनेस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस को रन करते हैं, शेयरिंग द प्रॉफिट एंड द रिस्क। और ये जो दो या दो से ज्यादा मेंबर्स मिलकर बिजनेस करते हैं आपस में प्रॉफिट भी शेयर करते हैं और रिस्क भी उठाते हैं। देखिए पार्टनरशिप को स्टार्ट क्यों करना पड़ा?
सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप की वीकनेस की वजह से। बहुत जगह सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते थे, मगर वो हो ही नहीं पाता था। या तो पैसे की प्रॉब्लम है या स्किल्स की प्रॉब्लम है। अब ये सारी प्रॉब्लम पार्टनरशिप में खत्म हो गई। इट सॉल्व द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बाय ब्रिंगिंग इन मोर कैपिटल। सोल प्रोप्राइटर में जहां कैपिटल की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम भी पार्टनरशिप में खत्म हो गई। डाइवर्स स्किल, जहां सोल प्रोप्राइटर एक लिमिटेड मैनेजरियल स्किल रखता था, वहां पर पार्टनरशिप के अंदर डाइवर्स स्किल होने की वजह से लिमिटेड मैनेजरियल स्किल की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। नाउ लीगल डेफिनेशन देखो। लीगल डेफिनेशन हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है। और इस डेफिनेशन में यह कहा गया है कि मेंबर जो हैं आपस में बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, और ये जो बिजनेस है कोई भी एक मेंबर कंटिन्यू कर सकते हैं या सारे मिलके भी चला सकते हैं। द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। पार्टनरशिप उन मेंबर्स का रिलेशन है जो आपस में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, उस बिजनेस का जिसे सभी के सभी मिलकर चला रहे हैं। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या सबके बिहाफ पर कोई एक बिजनेस रन करता है। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर दो या दो से ज्यादा मेंबर होते हैं। उन मेंबर्स को या तो वो सभी के सभी मेंबर्स बिजनेस को रन करें, या सबके बिहाफ पर कोई एक अगर मेंबर भी बिजनेस रन करता है, वो भी पार्टनरशिप होती है। Now the topic is features of partnership. Now the first feature is formation. A partnership is formed through a legal agreement under the Indian Partnership Act 1932. देखिएगा, जब भी पार्टनरशिप होती है तो पार्टनर्स आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, और वो जो एग्रीमेंट होता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होता है। टू फ्रेंड्स एग्री टू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। दो फ्रेंड्स हैं, आपस में इन्होंने सोचा कि हम बिजनेस इकट्ठे मिलकर करते हैं। क्रिएट्स एन एग्रीमेंट आउटलाइनिंग देयर रूल्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग। और ये दोनों के दोनों एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें इनके प्रॉफिट शेयरिंग और ये दोनों क्या क्या काम करेंगे, कौन मार्केटिंग करेगा, कौन फाइनेंस संभालेगा, इस तरीके से डिपार्टमेंट भी अपने डिवाइड कर लेते हैं। और ये सारा का सारा एग्रीमेंट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होता है। लायबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी पार्टनर्स हैं इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग एज यूजुअल कि अगर बिजनेस के लॉसेस बिजनेस की एसेट से पूरे ना हो पाए, तो बिजनेस के लॉसेस को पूरा करने के लिए पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट्स का यूज करेंगे। मीनिंग दे माइट हैव टू यूज पर्सनल एसेट टू पे बिजनेस डेट। यहां पर पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स का यूज करना पड़ेगा बिजनेस के लॉसेस को पूरा करने के लिए। If the business owns 1 lakh and the business assets are insufficient, suppose के लिए बिजनेस को लॉस हुआ है 1 लाख का, और बिजनेस के अंदर एसेट सिर्फ 70,000 रुपीज की है, तो नेचुरल है ये जो डिफरेंस है 30,000 रुपीज का, ये दोनों के दोनों पार्टनर्स अपनी पर्सनल एसेट से पूरा करेंगे। रिस्क बेयरिंग, पार्टनर शेयर द रिस्क एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। देखिएगा, पार्टनर बनने का मतलब क्या हुआ कि जब बिजनेस इकट्ठे मिलकर चलाएंगे तो बिजनेस के रिस्क भी इकट्ठे उठाएंगे और प्रॉफिट भी इकट्ठे इंजॉय करेंगे। इफ द बिजनेस मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 50,000, देयर आर टू पार्टनर्स। यहां पर ये दो हमारे पार्टनर्स हैं, इन दोनों को 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। दे माइट शेयर द प्रॉफिट इक्वली एज पर देयर एग्रीमेंट। और इन्होंने एग्रीमेंट में ये बात डिसाइड कर रखी है कि प्रॉफिट इक्वल शेयर होगा। देखिएगा, इन दोनों ने तो इक्वल शेयर रखा है, बट कुछ पार्टनर्स आपस में 3:2 का शेयर रखते हैं, कुछ 4:6 का शेयर रखते हैं। तो जैसा जिसका शेयर होगा उस शेयर के हिसाब से वो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस दोनों को बियर करेगा। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, पार्टनर्स मेक डिसीजन टुगेदर। सोल प्रोप्राइटर में ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सोल प्रोप्राइटर अकेला डिसीजन लेता था। अब कभी कभी क्या होता था कि उनके डिसीजन गलत भी हो जाते थे, तो इस वजह से सोल प्रोप्राइटर को लॉस के चांसेस ज्यादा होते थे। यहां पर पार्टनर जो है इकट्ठे मिलकर डिसीजन ले रहे एंड मैनेज द बिजनेस कलेक्टिवली, और पूरा का पूरा बिजनेस इकट्ठे मैनेज कर भी रहे। ऑल पार्टनर डिस्कस एंड डिसाइड ऑन इंपॉर्टेंट मैटर। जितने भी पार्टनर्स हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स पर आपस में डिस्कशन करते हैं, लाइक बिजनेस एक्सपेंशन, और उसके बाद वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी, द पार्टनरशिप में एंड अप इफ द पार्टनर डाइज। देखिएगा, यहां पर ये दोनों पार्टनर हैं, इनकी फर्म का नाम है एक्स लिमिटेड, और इन दोनों में से एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो नेचुरली फर्म तो बंद हो जाएगी। और बिकम इंस्टॉलमेंट, इनमें से एक भी अगर इंस्टॉलमेंट हो गई तब भी फर्म बंद हो जाएगी। बट इट कैन कंटिन्यू इफ द रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री। लेकिन यहां पर इस पार्टनर ने किसी दूसरे पार्टनर को और एड ऑन करा, और सेम फर्म एक नए कॉन्ट्रैक्ट से कंटिन्यू कर ली। इफ वन पार्टनर रिटायर द अदर कैन डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस। अगर बिजनेस में 3 4 5 पार्टनर हैं,
एक की डेथ हो जाती है, एक रिटायर हो जाता है, तो बाकी बाकी पार्टनर्स जो हैं उसी फर्म को एक नए एग्रीमेंट से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली पब्लिक के सामने फर्म भी वही है, करने वाले पार्टनर भी वही हैं, तो बिजनेस कंटिन्यू रहता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप नीड एटलीस्ट 2 पार्टनर्स एंड हैव अप टू 50। यहां पर 2 से 50 मेंबर्स पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। 3 फ्रेंड्स स्टार्टेड अ बुक स्टोर टुगेदर फॉर्म अ पार्टनरशिप। जैसे यहाँ पर ये 3 फ्रेंड्स हैं, इन्होंने आपस में डिसाइड करा कि हम लोग बुक स्टोर चलाते हैं, और जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि रेंज 2 to 50 के बीच में होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स बाइंडिंग देम विद देयर एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तीनों में से, यहां पर देखिएगा ये 3 पार्टनर हैं, इन तीनों में से अगर एक भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके साथ कोई डिसीजन लेता है, तो बाकी के 2 पार्टनर्स भी इस बात को एग्री करेंगे। वन पार्टनर नेगोशिएशन अ डील विद द सप्लायर, एक पार्टनर जो है एक सप्लायर के साथ नेगोशिएट कर रहा है डील को, एंड ऑल पार्टनर्स आर बाउंड बाय दिस एग्रीमेंट, और बाकी के पार्टनर्स भी उस पार्टनर की वजह से उस एग्रीमेंट में एक्सेप्टेंस अपनी रखेंगे। मतलब एक पार्टनर के डील को बाकी पार्टनर एक्सेप्टेंस देंगे। नाउ द मेरिट्स ऑफ पार्टनर, ease of formation of closure. First, easy to start and close by making an agreement among partners. पार्टनर्स आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं और बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आप और आपका दोस्त, आप दोनों ने डिसाइड करा कि हम कपड़े का बिजनेस करते हैं, तो डेफिनेटली एक एग्रीमेंट करिए और स्टार्ट कर दीजिएगा। 2 people start a cafe by signing an agreement. 2 दोस्तों ने एक कैफे स्टार्ट करा and can close it easily if they decide to stop the business. और उनको लगा कि उन लोगों को ये कैफे वाला बिजनेस बंद कर देना चाहिए और वो इजीली उस बिजनेस को बंद कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई भी बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, पार्टनर्स ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज लीडिंग टू बेटर डिसीजन। ये 2 पार्टनर हैं, आपस में जब किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो अपने अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग करेंगे और इस वजह से वहां पर डिसीजन अच्छा होता है। वन पार्टनर हैंडल फाइनेंस वाइल अदर फोकस ऑन मार्केटिंग। तो जब 2 पार्टनर एक फाइनेंस पे फोकस करता है, एक मार्केटिंग पे फोकस करता है और बिजनेस के एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे, तो डेफिनेटली ये डिसीजन जो है किसी सोल प्रोवाइडर के डिसीजन से मच बेटर होगा। मोर फंड्स, मल्टीपल पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल। यहां पर बहुत सारे पार्टनर्स आपस में कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करते हैं, अलाउइंग फॉर लार्ज फंड्स। 5 पार्टनर्स ईच इन्वेस्टेड 1 लाख रेजिंग 5 लाख। 5 पार्टनर है, 1-1 लाख भी आपस में सबने मिलकर लगाया, 5 लाख हो गए। और ये अगर सोल प्रोवाइडर होता तो वो मैक्सिमम 1 या 2 या 3 लाख तक ही अपना बिजनेस रन कर पाता। तो 1-2 लाख से ज्यादा फिगर 5 लाख है। अब जब बिजनेस में 5 पार्टनर 5 लाख रुपए लगाएंगे तो प्रॉफिट भी उसी रेशियो में होगा और बिजनेस का एक्सपेंशन भी उसी रेशियो में होगा। Sharing of risk. Risk and loss are shared among partners. If the business incur a 60,000 loss, 3 partners might each bear 20,000 each. अगर सोल प्रोवाइडर की बात करते हैं तो वहां पर पूरा का पूरा 60,000 का लॉस एक आदमी बियर करता है, जबकि यहां पर रिस्क और लॉस सब कुछ पार्टनर्स बियर करते हैं। 60,000 का लॉस हुआ, एक बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, तो हर एक केस से में 20,000 ईच आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट मेरिट इज सीक्रेसी। आप मुझे अपने सिटी के किसी भी पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट बता सकते हैं। आप इंटरनेट पर किसी भी कंपनी का नाम डालिएगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बहुत इजीली पता लग जाएगा। आपको ये भी पता लग जाएगा कंपनी को किस साल कितना प्रॉफिट हुआ है। बट आप अपनी सिटी के किसी भी पार्टनरशिप फर्म का ना तो मुझे प्रॉफिट बता सकते हैं, ना ही मुझे लॉस बता सकते हैं, और इवन देन आप ये भी नहीं बता सकते कि पार्टनर्स आपस में मिलकर क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें पब्लिक से पार्टनर्स कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। पार्टनरशिप आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर अकाउंट। जितने भी पार्टनरशिप फर्म होती हैं अपने अकाउंट्स को कभी भी पब्लिश नहीं करते। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, और ये अपने बिजनेस को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। अ पार्टनरशिप बिजनेस कीप्स इट्स फाइनेंशियल डिटेल प्राइवेट। पार्टनरशिप फर्म अपनी सारी की सारी फाइनेंशियल डिटेल को प्राइवेट रखते हैं। नाउ लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। देखिएगा पार्टनरशिप में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें देखी मेरिट्स के अंदर, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ पार्टनरशिप में लिमिटेशंस होती है। फर्स्ट इज अनलिमिटेड लाइफ। पार्टनर्स मस्ट यूज देयर पर्सनल मनी टू पे बिजनेस डेट। जितने भी पार्टनर हैं, अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है और बिजनेस की एसेट बिजनेस के लॉसेस को पूरा नहीं कर सकती, तो पार्टनर्स अपनी पर्सनल एसेट से उस लॉस को पूरा करेंगे। ईच पार्टनर लायबल इज बोथ ज्वाइंट और सेपरेट। यहां पर पार्टनर्स या तो इकट्ठे मिलकर उस लॉस को पूरा करें, या पूरी फर्म में से जो पार्टनर बहुत ही रिच है वो अपनी तरफ से इस बिजनेस के लॉस को पूरा करेगा। मीनिंग wealthier partner may end up paying more if other partners can't pay.
जो वेल्थियर पार्टनर है पूरी टीम के अंदर, पूरी फर्म के अंदर, वो अपनी तरफ से बिजनेस के लॉस को पूरा कर दे, और अगर बाकी उस लॉस को पूरा नहीं कर सकते। इफ पार्टनरशिप फर्म ऑन्स 10 लाख, फर्म को 10 लाख का नुकसान हुआ और फर्म के पास एसेट सिर्फ 4 लाख की है, तो पार्टनर्स को बाकी का 6 लाख रुपया जो है अपनी पर्सनल सेविंग से पूरा करना होगा। यहां पर देखिएगा दो पार्टनर हैं, ये पार्टनर पुअर है, इसके पास 6 लाख रुपए नहीं है, ये सिर्फ 1 लाख रुपए ला सकते, तो बाकी के 5 लाख सेकंड पार्टनर लाके अपनी जेब से इस पूरे के पूरे लॉस को पूरा करेंगे। नाउ द सेकंड इज लिमिटेड रिसोर्सेज। द नंबर ऑफ पार्टनर इज रिस्ट्रिक्टेड। जो हमारे पार्टनरशिप फर्म में मेंबर्स हैं वो तो सिर्फ 2 से 50 ही हो सकते हैं। सो द कैपिटल दे कैन कलेक्टिवली इन्वेस्ट इज यूजुअली नॉट इनफ फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। अब अगर बिजनेस के अंदर बहुत सारा पैसा चाहिए और ये मैक्सिमम 50 मेंबर्स भी उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस के एक्सपेंशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दिस लिमिट्स द फर्म्स एबिलिटी टू एक्सपेंड। A partnership firm with 5 partners may struggle to raise enough fund to open multiple branches. एक फर्म में सिर्फ 5 पार्टनर्स हैं और वो 5 पार्टनर्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मल्टीपल ब्रांचेस खोल सके। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिएगा जब मेंबर ज्यादा हैं, सजेशन ज्यादा होंगे, आपस में उनके थॉट्स अलग अलग होंगे, हर आदमी चाहेगा कि फर्म में उसकी बात को प्रायोरिटी दी जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे। सिंस डिसीजन मेकिंग इज शेयर्ड, सारे के सारे डिसीजन मेकिंग आपस में शेयरिंग करी जाती है। डिफरेंसेस इन ओपिनियन कैन लीड टू डिस्प्यूट्स। और पार्टनर्स के आपस के जो ओपिनियंस हैं उनमें जो डिफरेंसेस है वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स को जनरेट करते हैं। ऑल्सो डिसीजन मेड बाय वन पार्टनर अफेक्ट द अदर। कभी कभी ऐसा होता है एक पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया और बाकी पार्टनर्स को उस वजह से नुकसान हो गया, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बनता है। अ पुअर डिसीजन बाय वन पार्टनर कैन रिजल्ट इन लॉस फॉर एवरीवन। गलती एक पार्टनर की भरेंगे सब। इफ पार्टनर्स डिसएग्री ऑन बिजनेस स्ट्रेटजीज सच एज वेदर टू एक्सपेंड और नॉट, इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। कुछ पार्टनर्स एक फर्म में 5 में से 3 चाहते हैं बिजनेस को एक्सपेंड करो, बट 5 में से 2 चाहते हैं बिल्कुल नहीं एक्सपेंड करना, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करेगा। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। द पार्टनरशिप एंड इफ द पार्टनरशिप डाई। अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म बंद हो जाती है। बिकम इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब भी फर्म बंद हो जाती है। द रिमेनिंग पार्टनर मस्ट फॉर्म अ न्यू एग्रीमेंट टू कंटिन्यू द बिजनेस। हाँ, इसमें ये एक रिलैक्सेशन है कि सेम फर्म एक नए एग्रीमेंट से बाकी बचे हुए पार्टनर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ वन पार्टनर इन द 3%, लाइक इसमें इस थर्ड पार्टनर की डेथ हो जाती है, बाकी के 2 पार्टनर्स हैं एक्स लिमिटेड को एक नए एग्रीमेंट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। आपको अगर मैं बोलता हूं कि आपको रिलायंस में पैसा लगाना है, आप बहुत इजीली उसमें पैसा लगाएंगे। मैं आपको कहता हूं टाटा में कम पैसा लगाइएगा, टाटा कंपनी में पैसा लगाइएगा, आप उसमें भी बहुत इजीली पैसा लगाएंगे। बट अगर मैं आपको कहता हूं कि आप अपनी सिटी की एक पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाइए, आप बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। क्यों? कभी आपने उनके अकाउंट्स तो देखे ही नहीं कि उनके अकाउंट्स में उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने उनकी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं। तो जब पार्टनरशिप फर्म पब्लिक से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीक्रेट रखती है तो पब्लिक का कोई भी कॉन्फिडेंस उन पे आता ही नहीं है। इस वजह से पब्लिक कभी भी फर्म में इन्वेस्ट नहीं करती। पार्टनरशिप फर्म आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। This makes it hard for the public to know the firm's financial health, leading to lower public trust. If a partnership firm seeks a loan, the bank may hesitate to approve it due to the lack of transparency compared to company. बैंक पे इनको लोन देते हुए थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं क्योंकि कंपनी के केस में तो हर एक चीज पब्लिक नोटिस में होती है, इंटरनेट पर होती है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है, बट सेम ट्रांसपेरेंसी पार्टनरशिप फर्म में नहीं होती। तो आज हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पूरा निपटाया, ज्वाइंट इन द फैमिली हम लोगों ने कर लिया और पार्टनरशिप का मीनिंग, मैरिट्स, लिमिटेशंस कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म कितने तरीके की होती है, इनका एग्रीमेंट होना चाहिए और किस टाइप से एग्रीमेंट होना चाहिए, ये सब चीजें हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी ये सब भी वाइंड अप करेंगे। सो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आपके हाफ ईयरलीज में बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, प्रॉमिस करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।